नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। एसआईआर, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था हम इसकी चर्चा करते और लोग ये कहते थे कि किस पर चर्चा हो रही है। और जब हम बिहार पहुंचे तो एसआईआर को लेकर जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा सरकार, चुनाव आयोग, विपक्ष सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वोटर कहता था। तो वोटर से पूछा आपका क्या काम है, तो उन्होंने कहा हमसे कागज मांगे गए हैं, हम वो बता रहे हैं। और उससे चुनाव आयोग ये डिसाइड कर रहा है कि हमारा हक किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। एसआईआर पर संसद का पूरा मॉनसून सत्र धुलने के बाद, मॉनसून सत्र जो चला गया, शीतकालीन सत्र में एसआईआर नहीं, चुनाव सुधार पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। और करीब 4 घंटे 40 मिनट की इस चर्चा में ठीक 4:12 के आसपास नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में वोट चोरी से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सीधे सरकार पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन शुरुआती 8 मिनट में चुनाव सुधार या एसआईआर या वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं। फिर वहां से किरण रिजिजू ये याद दिलाते हैं कि भैया 8 मिनट हो गए हैं, अब तक चुनाव सुधार जो कि टॉपिक है, जिसकी मांग किसी और ने नहीं, विपक्ष ने की थी, उस पर अब तक बात नहीं हुई। 8 मिनट राहुल गांधी को चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति में, अगर जो चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति हो रही है, उसके लिए सीजेआई चाहिए, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल चाहिए, सीसीटीवी फुटेज खत्म करने की कोई समय सीमा नहीं चाहिए। लेकिन जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वही मोदी सरकार आने से पहले की व्यवस्था थी? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि या तो जब मोदी सरकार आई या मोदी की गवर्नमेंट आई, ये सब के सब चीजें बदल दी गई ताकि एक छत्र राज का जैसा आरोप लगाता है विपक्ष, कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा हो या षड्यंत्र तैयार किया जा रहा हो। हमने सारे पन्ने खंगाले हैं। वास्तविकता यह है, गौर से सुनिएगा, आजादी के बाद से मार्च 2023 तक, आजादी के बाद से मार्च 2023 तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति किया करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। अभी चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। और उसमें कौन कौन होता है? उसमें प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी विपक्ष का नेता भी इस समिति का सदस्य होता है। जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम उनकी सरकार ने नहीं किया। और कांग्रेस के वक्त चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ, अब ये भी आप सुन लीजिए। अक्टूबर 1989 में जब राजीव गांधी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त से नाराज हो गए, वो पल याद दिलाती है आपको। अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है। अक्टूबर 1989, उससे पहले देश में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने इसको बदल दिया। और ये सब पता आपको क्यों हुआ? अलग अलग किताबों में इसका जिक्र है। वो बताते हैं कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री, वो राजीव गांधी के उस सलाह को नजरअंदाज कर गए जिसमें राजीव गांधी हरियाणा विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले करवाना चाहते थे। बाद में राजीव गांधी के फैसले को वीपी सिंह सरकार ने पलट दिया और फिर से देश में एक चुनाव आयुक्त की स्थिति बहाल हो गई। हालांकि 93 में फिर से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के रहते एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था लागू कर दी। अब सोचिए आज की स्थिति में अगर ऐसा कोई फैसला हो जाए तो क्या होगा? ये पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाएगा। जो आज खुद को लोकतंत्र का चैंपियन कह रहे हैं, उनके दामन पर चुनाव आयोग के अधिकारों से छेड़छाड़ के अनगिनत दाग है। लेकिन इन बातों के पीछे आप हिस्ट्री को छुपा देंगे कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर का काम किसी के कहने पर हो रहा है। इन बातों को ऐसे भुला दिया गया है जो
हिस्ट्री है उसे, जैसे पहले सब बढ़िया था और अब सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयोग को चला रही है। जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई है, बड़ी बात है, इसको भी गौर से सुनिएगा। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि चुनाव आयोग उन राज्यों की लिस्ट देगा जहां एसआईआर के काम में बाधा डाली जा रही है। यानी एसआईआर के काम में जो कोई भी बाधा डालेगा, जो कोई भी हर्डल बनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे देख लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर के काम में अगर बाधा कहीं डाली जा रही है तो हम ऑर्डर पास करेंगे। ऐसे में आज जब देश की लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस हो रही है तो गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर विपक्ष जनता को गुमराह क्यों कर रही है। क्या अवैध नागरिकों को इस देश में वोट देने का हक होना चाहिए? वोटर लिस्ट के ठीक होने में या ठीक करने के काम में बाधा किस मकसद से डाली जा रही है? शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़े हुए हैं गूंज में चर्चा करने के लिए, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको प्रदीप भंडारी जी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन दिनों बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज शर्मा जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ जी लंबे अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बंगाल में दीदी को बहुत पसंद करते हैं। मैं फिर बता दूं, पक्ष रखेंगे, जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द कोई ना डाले, पसंद करते हैं उस आइडियोलॉजी को और उसकी वकालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं एकलव्य द्विवेदी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, वकील साहब के बारे में और आपको मैं बता दूं कि सरकार का क्या काम होता है, चुनाव आयोग का क्या काम होता है, और दूसरी तरफ जुडिशरी उसका क्या काम होता है। इन सारी चीज़ों में हुआ यह है कि बड़ा इंटरवाइन कर दिया गया है, घालमेल कर दिया गया है कि सरकार के कहने पर चुनाव आयोग फला फला कर रहा है। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये एकलव्य द्विवेदी हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सर, राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। यहाँ संसद में लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को नहीं लगा, कुछ लोगों को बाहर भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन भाषण बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत बुनियादी मुद्दे उठाए और उन्होंने बताया कि किस तरह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे ताने बाने को उसी तरह नष्ट कर दिया गया है जैसे सामाजिक ताने बाने को किया गया। आपको अच्छा नहीं लगा रूपिका जी? बहुत शानदार भाषण था सर। मतलब सोचिए, आप जिस टॉपिक पर बोलने के लिए आए हैं पंकज जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे भाषण कैसा लगा और आप मुझे शो खत्म होते होते बताया कि भाषण रूबिका लियाकत मुझे अच्छा लगा। समा 8 घंटे तक माशाल्लाह समा बांधा गया, उसके बाद कहा गया जो कहना आपने बाकी लोगों का, आपने विपक्ष के बाकी लोगों के भाषण भी तो सुने होंगे। कुल मिलाकर आज विपक्ष ने कई ऐसे बुनियादी मुद्दे संसद में उठाए सर, हैं। आपने मुझे प्रियंका जी के बारे में नहीं पूछा। गजब बोली हैं वो, क्या शानदार बोली हैं वो भाषण। मतलब वो जब ऐसा लगता है शी इज मेड टू बी एन ओरेटर, जब वो बोलती है ना तो ऐसा लगता है ऑर्गेनिकली एक स्ट्रीक है उनके अंदर, बड़ा आनंद आता है उनको सुनने में। चलिए, आप दोनों भाई बहन के बारे में बता दिया, अब आप बताइए। तो कह रहा था कि आज विपक्ष ने बहुत से बुनियादी मसले संसद में उठाए हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में और चुनाव सुधारों के बारे में। विपक्ष ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये कही कि एसआईआर कराने का निर्वाचन आयोग को कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। चुनाव आयोग को सिर्फ उस चुनाव क्षेत्र में एसआईआर कराने का अधिकार है जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें हों। इन शिकायतों का लिखित में उल्लेख करने के बाद ही वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसआईआर करा सकता है, पूरे राज्य में नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी देना चाहिए। उसके बाद दूसरा मसला ये उठाया गया, ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, या फिर दोनों के पास है? इस बारे में कहा गया कि कई सालों से ये बात पूछी जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से या निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता है कि सोर्स कोड किसके पास है। तो ये बहुत बड़ा मसला है।
ये कहा गया कि अगर मतदान पत्र के जरिए चुनाव कराना अभी एकदम संभव नहीं है दोबारा, तो कम से कम वीवीपैट पर्चियों को गिनने की व्यवस्था, सारी वीवीपैट पर्चियों को गिनने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें क्यों कोई हिचक है? और ये मसला भी उठा कि सरकारी जो पैसा है वो चुनावों के ऐन पहले लोगों के खाते में डालने का जो काम किया जाता है, उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव सर वो आयुक्तों की जो नियुक्ति है, सुनिए उनके पंकज जी, नियमों को क्यों बदला गया पंकज और जी, वो नियम मैं कैसे बदले आप तो जाने कई चाहिए, दफा ये मेरे साथ जानना। बैठे हैं। आप यू रियली थिंक कि आप लोग चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, और आप बता रहे हैं कि वो कहां से कौन सा कोड आया है वो आप आज तक आपको पता नहीं चला, इसीलिए आप लोग चुनाव हार रहे हैं? आर यू सीरियस सर? बताने बताने में हिचक क्या है? ये बात अगर पूछी नहीं जा तो रही ये है आप तो लोग क्यों सरकार हिचक को रहे ये थे? ये जानकारी अरे देने भाई में क्या हिचक है? 2014 से पहले क्या हिचक थी आप लोगों में, बताइए। आप ही बता देते, सिस्टम तो पूरा आप ही हैंडल कर रहे थे ना, तब तो कोई हिचक नहीं थी। चलिए चलिए, कांग्रेस की सरकारों से किसी ने नहीं पूछा होगा, और पूछा होगा और कांग्रेस की सरकारों ने नहीं बताया, तो वो गलती पराक्रमी, यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी को दोहराने की क्या जरूरत है? बता आपसे दें, तो उसमें केवल दो क्या शब्दों दिक्कत की है? उम्मीद नहीं थी, केवल दो ही बोलेंगे, पराक्रमी और यशस्वी। और बोलिए ना, आपको तो खूब सारे अलंकार आते हैं पंकज जी। नॉट मैं तो डन, वो मैं अलंकार नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ सुन रही हूँ। हाँ, जो भारतीय जनता पराक्रमी, पार्टी के लोगों के यशस्वी, मुखार बिंद और से बरसते हैं। आप माशाल्लाह इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, और अलंकार बस दो ही। मैंने तो सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुखार बिंद से बरसने के लिए बाकी के छोड़ दूं। अभी बोलेंगे, प्रदीप भंडारी जी हम्म। बोलेंगे, देखिए इनके व्याख्यान की शुरुआत ही इसी से होगी। अच्छा चलिए फिर करते हैं बिस्मिल्लाह। हाँ भाई प्रदीप जी, आप लोग हिचकिचा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया है, उन्होंने आपके धागे खोल दिए हैं। मैं तो चाहता हूँ रूबिका जी कि अगर 24 घंटे हो तो राहुल जी और से ज्यादा बोलें, क्योंकि जितने ज्यादा राहुल जी बोलते हैं उतना ज्यादा हमारा वोट भी बढ़ता है और जनता ये भी जानती है कि कैसे विपक्ष को वोट नहीं करना है। पर आज इनको एक हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मिली है और इसीलिए आज इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि आज सोनिया गांधी जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक टिप्पणी हुई है कि भाई आपका जब 1980 के दशक के अंदर जब आप देश की नागरिक नहीं थी तो कैसे करके आपने वोटर आईडी के अंदर जो है अपना नाम लेके आ गई, जब इटली की नागरिक थी तो याद करिए पंकज जी वो कैसे वोट डाल गई थी। अब इसका सवाल का जवाब हम नहीं मांग रहे, कोर्ट मांग रही है और इसका जवाब सोनिया जी और राहुल जी को देना चाहिए। पर इन्होंने कानून की बात करी तो सुनिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में जितनी भी याचिकाएं इस बात पर दाखिल हो रही है कि उनको एसआईआर से असंतोष है, वो सब की सब याचिकाएं राजनीतिकरण से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बीएलओ को सुरक्षा प्रोवाइड करे और अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एसआईआर ठीक तरीके से हो। अब एसआईआर के खिलाफ बोल कौन रहा है? वो सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहे हैं। मैं बंगाल के अंदर बैठा हुआ हूं, पिछले 20 दिन से बंगाल में। सिद्दीकुल्ला चौधरी है जो कहते हैं कि अगर बीएलओ ने कोई भी काम ढंग से करने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। इसके बाद में उनको टांगे तोड़ने की धमकी दी जाती है। जमीरुल इस्लाम जो शेख शाहजहां का असिस्टेंट है, ममता बनर्जी का करीबी है, वो ये पकड़ा जाता है बीएलओ महतो को धमकाने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि एसआईआर लीगल प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट तो ये तक कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को बीएलओ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। पर नहीं, ममता पर एक बनर्जी बात की सुनिए, सरकार एक बात बीएलओ को सुनिए। प्रोटेक्शन देने के बजाय हाँ उनका जो वेतन 18,000 रुपए वो 18,000 रुपए तक नहीं दे रही है। हाँ, और दूसरा तो घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या इनकी स्थिति हो चुकी है? नहीं, घुसपैठियों को बचाने की क्या ये कोशिश हो रही है? और इस वक्त है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, बाकी तमाम जो साथी है। अजीज भाई, एसआईआर सबसे पहले चुनाव आयोग में होना चाहिए, अखिलेश जी ये कह रहे हैं। व्हाट डज इट मीन सर? जी देखिए रूबिका जी, आज जो डिस्कशन हुआ है पूरा पार्लियामेंट में, निश्चित तौर पे इस बात को आप मान लीजिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नींदें उड़ गई होंगी। जो अभी तक तमाम दिक्कतें थीं और चर्चा के दौरान एक एक धागा जो जिस तरीके से उजड़ा है, चीजें निकल करके आई हैं, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। एक बात, मुद्दे कई सारे हैं। एक मुद्दा अभी मैंने देखा कि अभी जो रिसेंटली उठाया पंकज जी ने,
I कि really ईवीएम like your confidence. ईवीएम आप वहाँ वापस बोलिए ईवीएम वो। नहीं वो अब सवाल इस बात का है। एक सेकंड अजीज भाई, वो नहीं, नींद क्या- नींद क्या- उड़ क्या जाने मैंने वाली बोल बात दिया? नहीं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप वापस बोलिए। और जो आपने जिस अब शिद्दत अगर कोई से बोली ना, अगर वो- कोई वो नहीं जो सोना आपने- चाहता हाँ। है नहीं वापस बोलिए, आई वांट टू रियली हियर। नहीं, वो मैं ये खुद ही कह इस रहा हूं। बात को सीरियसली नहीं ले नहीं, रहे नहीं, मैं आप। वही बोलना चाह रहा हूँ। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, मैं कह रहा था कि अब अगर कोई इस सारी बातों को सुन के रात में अगर उसको नींद ना आए तो मैं क्या कहूंगा? जाहिर सी बात है, यही बोलूंगा कि भाई नींद उड़ गई, और नींद उड़नी ही है, क्योंकि जब जैसे ईवीएम से चुनाव होगा नींद तो उड़नी ही उड़नी है, और इसीलिए लोग घबरा रहे हैं भाई ईवीएम से चुनाव। आप देखिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने, वो तो चुनाव करा रहे हैं बैलेट पेपर से। जापान चुनाव करा रहा बैलेट पेपर से। हाँ। हिंदुस्तान में मारामारी है कि साहब जवाब नहीं, देता हूं। हम तो कराएंगे ईवीएम से। मैं जानना चाह रहा हूं, जो देश का देखिए इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव, एक लोकतंत्र का पर्व होता है, एक जश्न होता है, जिसे सरकारें बनती हैं, देश की किस्मत संवरती है, उसको सिर्फ आप चाहते हैं कि एक दिन में उसका डिसीजन हो जाए, एक दिन में काउंटिंग करके। तुम आप इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम से होना चाहिए, कम वक्त लगेगा, नहीं, आसानी सर, होगी। अजीज भाई। अरे साहब 2-4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। हाँ। और रूबिका जी मुझे बात कंप्लीट करने अजीज दें। भाई 5 दिन लग जाए, उसके बाद लेकिन क्या है? देश का किस- एसवाई कुरैशी जी, देश का एसवाई किस- कुरैशी जी एक इंटरव्यू में अब सुन लीजिए, ऑथर से सुन लीजिए। बातचीत में कहते हैं, रिकॉल्स दैट ड्यूरिंग 1995-96 when he was an election observer in Bihar, he was threatened and there were bomb explosions. The state has seen booth capturing of various shades. This was done by local strongmen and their militias. Polling booths used to be stormed by armed men, ballot papers stamped by them, ballot boxes seized and stuffed with these fake votes. S.Y. Qureshi recalls. रूबिका जी। S.Y. S.Y. Qureshi. A.Z.I.Z. अजीज भाई। मैडम एक बात समझिए, ये जो आप बता रही हैं सारी बातें, ये तो हमेशा हुआ है। इस बात को आप समझिए, क्या आज ईवीएम से चुनाव हो रहा तो ये सब नहीं हो रहा है क्या? आज भी हो रहा है। ये एक अलग प्रकरण है, ये एक अलग मुद्दा है नहीं हो रहा कि बूथ लूटना। रूबिका अरे जी, सुनिए, कहाँ हो रहा है? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं हो रहा से नहीं, मतलब नहीं। नहीं, अब मैं कहाँ हो रहा कंप्लीट, है? अरे भाई सुनिए, कहाँ हो अरे रहा भाई तरीके बदल गए हैं। सुनिए, नहीं नहीं, अरे कैसे सुनिए ना, तरीके बदल गए बताइए, हैं। मुझे एक्सपोज कीजिए। वोट चोरी, आज हम अरे सुनिए ना, अजीज अरे भाई, आज अरे प्रदीप भाई, भंडारी और चुनाव आयोग को हम मेरी लोग बात- छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनको बख्शेंगे नहीं हम लोग। आप बताइए, देखिए कहाँ चोरी हो रही है? आप आज प्रूफ बताइए, देखिए, इनको जरा एक्सपोज कीजिए आप प्रदीप भंडारी सुनिए को। ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनिए ना, प्रदीप भंडारी पहले से बचे बचाए हैं, चुनाव आयोग ने इनको पहले ही बचा रखा है। तो हम आपको बहुत 37 कटघरे में सीटें खड़ा काहे करेंगे, दी? बहुत कुछ कहेंगे, ये क्या बहुत फर्क गलत कर रहे पड़ेगा? हैं वो सुनिए ना, चुनाव अरे आयोग मेरी बात वाले। सुनिए। अगर आप लोगों को 37 सीटें दे रहे हैं, नहीं नहीं, ये अरे कैसा भाई, बचाना हुआ बीजेपी मैं को? कह रहा हूं ना, अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, यही तो सवाल है, कास्ट इसी बात का है हैं? कि 10 सेकंड का निष्पक्ष 20 चीजें सेकंड नहीं का हो पा रिबटल रही दीजिए रूबिका हैं, जी। और वो निष्पक्ष कैसे हो? सुनिए, नहीं बात अभी बात ही नहीं कंप्लीट हुई। अभी रूबिका जी भैया, बोल रही दुगने समय चीजें बोल रहा हूं हम निष्पक्ष लोग के। कैसे हो? और अगर निष्पक्ष चाह रहा है, विपक्ष मांग रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो, क्यों तकलीफ हो रही है? जो रूबिका वक्त जी, लगेगा, बता तो खाली जो तकलीफ क्या सत्ता है? पक्ष के बैठे हैं लोग, वही उन्हीं को EVM तकलीफ से है। चुनाव हो? विपक्ष के जो लोग बैठे तकलीफ नहीं, इनको भी कहना चाहिए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। सर, आखिर ये सुनिए, क्यों नहीं मांग करते? एक अजीज सवाल, भाई, मैं बस एक सवाल, बात, बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं उस जगह पर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर ऊपर वाले से दुआ करती हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है खुदा मेरी सुन लेता है। अभी आप लोगों की नहीं सुन रहा, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। इतना मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि चांद नीचे आ जाए, आप दुआ मेरे लिए सूरज कर दीजिए, गंगा हम में सब के बह लिए दुआ जाए, करिए। लेकिन बैलेट से इस देश में चुनाव ना हो सर। बैलेट से चुनाव इस रूबिका पूरे जी। देश ने देखे हैं, और आप भी इस बात को जानते, पूरी की पूरी रूबिका इंक जी। जो है डब्बे में डाल दी जाती थी। रूबिका जी, मेरे को रिबटल का मौका दीजिए प्लीज, 10 सेकंड का। हाँ 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट सर। मेरे तीन अब और तो मेहमान हैं। पोजीशन ये है, रूबिका जी, अब इनको शांत करिए। रूबिका जी, विपक्ष हाँ। दुगना समय बोल रहा है, जिसका हम आदर करते हैं, पर हमें आधा समय दिया जाए। हम नहीं, सर, ये देखिए रूबिका जी, सर ये तोलने वाला कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हो सकता है। रूबिका लियाकत जो चाहेंगी इस वक्त वो तो मैं करेंगी। निवेदन कर रहा हूँ रूबिका ये लियाकत आप से कि नहीं मुझे 10 तोलेंगे। सेकंड का समय दिया ये जाए। 250 ग्राम इनको दिया है और आधा किलोग्राम उनको दिया, ये यहाँ पे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। आप 15 सेकंड का समय नहीं, दीजिए। आप- रूबिका लियाकत आप- से मेरा हाँ, निवेदन है। हाँ 15 सेकेंड ले लीजिए आप भाई। ठीक है, ये वीडियो देखिए आप, बंगाल के पंचायत चुनाव का। रूबिका जी, जब बैलेट से चुनाव हुआ था
और किस तरीके से बैलेट को लूटने का काम किया गया था। ये 1990 का दशक नहीं है, ये बंगाल के 2021 के पहले हुए पंचायत के चुनाव है, जिसके अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रूलिंग दी थी। इनकी पीड़ा ये है कि ईवीएम के जरिए ये बूथ नहीं लूट सकते थे। और मुझे डेट और तारीख बता दीजिए रूबिका जी, जिस दिन ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप हारे तो ईवीएम खराब है, जब आप जीते तो ईवीएम ठीक है। इनकी असली दिक्कत ये जनमत नहीं हासिल कर पा रही है, तो अब ये जनमत के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर गए। ओके अजीज भाई, अब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक हमारे सुरेंद्र बंसल जी करके एक व्यूअर हैं हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से वोटिंग सिर्फ कुख्यात बूथ लूटरों की मांग हो सकती है और किसी की नहीं। एक तो ये कि अजीज खान साहब या ऐसे जो लोग हैं वो बार बार कह देते हैं कि समय कम के लिए सब किया गया। कम से कम इंदिरा गांधी जी का अपमान मत कीजिए, कांग्रेस के लोगों का भी अपमान मत कीजिए, चुनाव आयोग में बैठे अलग अलग एक्सपर्ट का अपमान मत कीजिए। जब भाजपा की सत्ता में आने का दूर दूर तक नहीं था तब भी कहा जा रहा था कब तक बैलेट से करोगे भाई, संभव नहीं। इतना बड़ा देश है और बूथ लूटना, मतपेटी लूट ले जाना, 30% मतदान शाम के 3 बजे 4 बजे तक होना और अचानक 90% मतदान हो जाना, ये सब उसमें आसानी से हो जाता था। इसलिए अजीज खान और इनकी पार्टी जैसे दूसरे लोगों को आनंदित करता होगा। किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग को अच्छे से चुनाव कराते हुए देखना चाहता है, उसको ईवीएम के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिखता। ईवीएम में जो संदेह थे वीवीपैट लगा, उसके बाद जो संदेह थे वहां पर उस तरह की सुरक्षा की गई, उतने तरह की चेकिंग की गई और रैंडम आप चाहें तो उसको वोटिंग कर। लेकिन एक चीज मैंने टीवी पर बड़ी प्रशंसा की थी अखिलेश यादव जी की कि बीएलओ के साथ बैठकर वो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा ये राहुल गांधी को करना चाहिए, आज तक राहुल गांधी ने किया नहीं। मैंने कहा इससे भरोसा जमेगा लोग। लेकिन आज क्या बोल गए अखिलेश जी, कह रहे हैं चुनाव आयोग का सबसे पहले एसआईआर होना चाहिए। अरे भैया, चुनाव आयोग भारत के नागरिक हैं, उनका तो एसआईआर होगा ही होगा। इतनी सामान्य समझ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की 111 विधायक 37 सांसद वाली पार्टी के नेता हैं, आपको इतना भी नहीं पता। और उससे आगे वो कहां तक चले गए, डिटेंशन सेंटर में रखो। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाता है भाई। तो जब कहा जाता है घुसपैठियां तो आप कहते हैं पॉलिटिकल मसला है। एक बार क्लैरिटी लेके आना चाहिए विपक्ष को बार बार, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो इनके बोलने में बस एक चीज होती है कि हमको सत्ता दे दो, हम आतंक करेंगे, हम गुंडाराज करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम बूथ लूटेंगे। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा कैसे हो सकता है? भारत में अच्छा कैसे हो सकता है? Alright, भारत तो सिर्फ लूट, हिंसा, इस सब के लिए कुख्यात होना चाहिए, चुनाव पलट देने के लिए कुख्यात होना चाहिए, आपातकाल के लिए कुख्यात होना चाहिए, हल्ला बोल के लिए कुख्यात होना चाहिए। यही चाहते हैं ना अजीज खान? अजीज खान साहब 30 सेकंड सर। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने सारी बातें की, यह नहीं बताया कि आदरणीय एल.के. आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हन जी ने, जो इनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इन लोगों ने भी वकालत यही की थी कि ईवीएम से चुनाव होने पर उसमें बड़ी लेवल पे गड़बड़ी हो सकती है। अरे सर सुनिए ना, किताब भी लिखा है, जीवीएल नरसिम्हन जी ने किताब भी लिखा। सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दो सर। क्या फैक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग सर, फैक्चुअली आई एम नॉट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, इमीडिएट। आई विल लेट यू कंप्लीट अजीज भाई। एक तो कंप्लीट करने अजीज भाई प्लीज सर, आप मुझे बस इतना बताइए, ये कौन फेक आपको ये न्यूज मत फैलाइए ना। 10 बार बोल चुकी हूँ अजीज भाई, ये जो भी आपको तैयारी करके दे रहा है, ये आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नहीं, ये फैक्चुअल ठीक है, ये फैक्चुअली ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ फेक जीवीएल ने न्यूज़ है सर, लिखा फेक था, न्यूज़। आप सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि जीवीएल ने किताब लिखी है। ये भी आप सही ये कि आडवाणी जी ने कह कहा रहे था। हैं कि आडवाणी जी कह रहे थे कि ये मशीनों के चुनाव पर हमको यकीन नहीं है। लेकिन व्हाट वाज द डिमांड दैट टाइम? सॉल्यूशन ये था कि वीवीपैट अगर आ जाएगा तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या दबाया और कहां पहुंचा। अगर मान लीजिए साइकिल पर बटन दबा तो साइकिल को लगा कि नहीं लगा, ये कैसे पता चलेगा? तो वो स्लिप, वो पर्ची बता दी जाएगी। अब तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि रैंडम जगह पर जाएंगे, उसको आप चेक करेंगे, उसका मॉक ड्रिल भी होगा और ये पता किया जाएगा। रूबिका जी, हर मतदाता को पर्ची दिखती भी है, जब वो गिरती है तो हर एक को दिखती है कि जिस सिंबल पर उसने बटन दबाया है वही सिंबल गिरा या नहीं गिरा। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी वोटर ने कहा कि वोटर जो वीवीपैट था वो गलत निकला है। और उसके बाद जब जो जांच की जाती है, जितनी काउंटिंग हुई, आज तक कोई मिसमैच नहीं हुई, आज तक टिल डेट। ओके अजीज भाई फिनिश 20 सेकंड्स। देखिए ऐसा है, मानना वैसे भी नहीं है, हम कितना भी स्टेटमेंट दें, सच क्या है वो सबको पता है। एक बात आपको बता दें सबसे पहले कि अगर वाकई में निष्पक्ष चुनाव चाह रहे हैं, जैसे कि जो दूसरी कंट्री हैं बहुत डेवलप्ड हैं, आप समझिए जापान को ले लें, आप फ्रांस को ले लें, आप जर्मनी को ले लें,
आप अमेरिका को ले लें, आखिर वहां पे ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये जवाब दे, क्यों नहीं? क्या इंडिया में ही सारी चीजें निष्पक्षता हो रही है? इंडिया में ही वहां कंट्री में वहां पर ईवीएम से नहीं हो रहा, बैलेट पेपर से हो रहा है। और यहां पर अगर ईवीएम से मांग नहीं हो रहा है, कहा जा रहा बैलेट पेपर से हो, क्या दिक्कत इनको है? अरे अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो सत्ता वाले को भी दिक्कत नहीं है। जापान में ये वकालत क्यों कर रहे हैं? ट्रेन चला दी। हाँ, रुकिए प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी रुकिए, बताइए एकलव्य द्विवेदी, क्यों नहीं हो सकता है जब अमेरिका में हो सकता है, जापान में हो सकता है? मैं चाहती हूं आप इसको जवाब दें। भारत में हम तो चाहते हैं वापस बैलेट पेपर से हो। रुबिका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, sir. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रदीप जी और पंकज जी की तरह मेरी हिंदी क्लिष्ट नहीं है, तो अगर मैं बीच बीच में अंग्रेजी का इस्तेमाल करूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। नहीं, माफ नहीं, आप यहाँ पे देखिए, हम लोग सहिष्णु हैं। इल्ज़ाम बड़े लगते हैं असहिष्णुता के, पर हटा दीजिए, हम लोग बहुत सहिष्णु। आप, मैं कह रही हूँ, आप अपनी लोकल भाषा में भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू। तो हाँ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। अब अगर जो हमारे पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बैठे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हमें फिर वापस बैलेट पेपर्स पे रिवर्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि इसका रीज़न क्या है। जब आपके कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम इज द राइट अप्रोच, वी डोंट वांट टू गो बैक इन द पास्ट वेयर सो मेनी क्राइम्स वर कमिटेड, कि हम बैलेट पेपर्स पे वापस जाके उस पे इलेक्शंस कराएं। ये एक दिक्कत की बात है कि हम अपनी व्यवस्था, जो इस कंट्री में जो लॉज प्रिवेल कर रहे हैं, उसको नहीं देखते हैं और बाहर देखने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। हमारे लॉज जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेम हुए हैं और उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए जाते हैं। एक बार कोर्ट ने जब क्लैरिफाई कर दिया है कि बैलेट पेपर्स पे नहीं हो सकते दोबारा इलेक्शंस, तो उसके बाद इस पे डिस्कशन करने का कोई स्कोप नहीं रहता। सुना अजीज भाई? और आपको पता है, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि उस वक्त की हेडलाइंस रुबिका लियाकत अजीज भाई को याद दिलाइए। वो हेडलाइंस जिसमें लूट लिया गया बूथ कैप्चरिंग की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अजीज भाई, आपको रोकना चाहेगी रुबिका लियाकत। ये हम जा रहे हैं सन 1995 में, मैं कक्षा 5 में पढ़ा करती थी उस वक्त, लेकिन आप फर्ज कीजिए कि 1995 है। इस वक्त मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रही होती और पंकज जी हाजिर नाजिर हैं, इस बात की गवाह हैं। अजीज खान, आपने भी ये चीज देखी है, सो डोंट टेल मी दिस कि नहीं होता था। बूथ कैप्चर हो गया है, लोग लेकर भाग गए नदियों में, ऐसे बूथ, ये बादल देवनाथ बताएंगे, वहां पे नदियों में ऐसे पड़े रहते थे बैलेट, ऐसे गुंडे बैठ जाते नजर आते थे। सब कुछ होता था, कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली उस वक्त नहीं होती थी। जब होना बंद हो गई तो हारने लगे। कौन हारने लगे? मुझे कुछ चीजें जो जहन में याद है, मुझे याद है वो मोटरसाइकिल के ऊपर बाकायदा वो तौलिया, जैसे गमछा कहते हैं, वो बंधा हुआ होता था और उस पे ना किक मारते हुए वो लेकर भाग रहे होते थे और कैमरा पर्सन उसके पीछे भाग रहा होता। उसके पास क्या होता था? वो डब्बा क्या होता था? बैलेट बॉक्स कहलाता था। प्रदीप भंडारी, फिनिश क्विकली और उसके बाद बादल देव। रुबिका जी, आप याद करिए, अक्टूबर 17, 2015 समाजवादी पार्टी का एक नेता था तोताराम यादव, जिसको बूथ कैप्चरिंग करने के लिए सजा हुई है। और ये पंचायत उत्तर प्रदेश के पोल में हुए थे, जिस उत्तर प्रदेश के पोल में पंचायत से ईवीएम से नहीं, जो है बैलेट से होता था। अब ये बात करें अमेरिका में, याद करिए अमेरिका के चुनाव के बाद में इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया था और अमेरिका के लोग क्या कर रहे थे कि हमें हिंदुस्तान के प्रोसेस से सीखना चाहिए। रशिया कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान की ईवीएम को अप्लाई करना चाहिए। जापान कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रोसेस तो सीखना चाहिए। और ये बात करें उधर जाए, और अगर ऐसी डेवलप नेशन से बात सीखने की बात अजीज भाई, तो सब कैपिटलिस्ट है, तो त्याग दो समाजवाद। अगर ऐसे ही उनको पूरी तरीके से अपनाना है तो त्याग दो समाजवाद, क्योंकि वो समाजवाद थोड़ी मानते हैं। मैं वापस से कहूंगा रुबिका जी, पिछले इतने सालों में एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप दिखा दीजिए जो ये कहती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता दीजिए जो कहती है कि एसआईआर का प्रोसेस इलीगल है। मैं आपके शो पे अजीज खान के लिए तालियां बजाऊंगा अगर अजीज खान बता दे। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तो चाहते हैं एसआईआर और ठीक तरीके से हो। ममता बनर्जी और तमाम राज्य की सरकारें उसमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, बीएलओ को धमका रही है। ये इनकी सच्चाई है। आप जो हैं, आप लोग हमारे साथ शायद जूम या दूसरे किसी लिंक से जुड़े हुए हैं। वो बादल जी दोबारा आ गए। आइए बादल जी, आइए। मैडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल में क्या जानते हैं? 98% इन्वेस्टमेंट फंड जमा हो गया और वेबसाइट में 95% सबमिटेड हो गया। तो इसमें ये जो भाजपा के लोग यहाँ पर कहते हैं जो 1 करोड़ लोग मान जाएगा, 2 करोड़ लोग भाग जाएगा, यहाँ पर लोग नाम काट जाएगा, नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, रोहिंग्या नहीं रहेगा, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का
99% जमा हो गया, तो इसमें रोहिंग्या कहाँ है और घुसपैठिया कहाँ है? जो लोग बाहर से जिसके नाम नहीं, वो तो बाहर चले जा रहे, चले गए बाहर, तो इसमें नहीं गए। तो इतना दिन तक ये जो प्रदीप भंडारी जैसा जितना स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, और भाजपा पार्लियामेंट में जितना लीडर है, सारे लोग, और बंगाल में जो संसद भाजपा के संसद है, वो लोग भी हर दिन झूठ कहते बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठ जो भी है वो निकल गए, लेकिन उसका नाम निकल नहीं है। और रोहिंग्या से कहाँ निकल गए? रोहिंग्या यहाँ पर नहीं है, हर दिन मुसलमान के ऊपर यहाँ पर बदनाम करते हैं। बादल जी, मुसलमान कहाँ निकल हटाओ, गए? और मुसलमान लोग को विधानसभा जीत के आएंगे, मुसलमान वो लोग को कहाँ से आ विधानसभा गए? के बाहर उठा के फेंक मुसलमान देंगे। इसमें कहाँ यही से तो आ चलता गए? है यहाँ पर। यही तो आपका पूरा खेल है ना। आप क्या मुसलमानों को डरा रहे हैं? मुसलमान कहां से आगे बादल देवनाथ जी, इसमें ये बताइए मुझे। घुसपैठिए होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर वो इस देश के कागजात अपने पास नहीं रखे हुआ है मैडम, तो वो घुसपैठिया है। सिंपल सी बात। उसमें मुसलमानों को काहे डरा रहे हैं? और अगर हाँ तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका। प्लीज मैडम, ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो बंगाल में जो भी मुसलमान कैंडिडेट विधानसभा जीत के आएंगे, उन लोगों को विधानसभा बाहर उठा के फेंक देंगे। ये कौन कह रहा है? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, भाजपा के विपक्ष नेता। मैं नहीं कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी क्या ऐसा कह रहे हैं? सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ मत बोलिए। हम लोग ये देखिए रूबिका जी, ये मुसलमानों को घुसपैठियों से एकजुट करते हैं। जो हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर आए, उसको सीए के तहत ऑलरेडी सिटीजनशिप दे दी है। भारतीय मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर हक है, पर रोहिंग्या का कोई हक नहीं है। असम में तो 14 लाख हिंदुओं को तो नाम, 14 लाख हिंदुओं का नाम तो नहीं है असम में। असम में 14 लाख हिंदुओं का नाम तो नहीं है। भैया चले जाओ असम, हर दिन जा जाके एक घुसपैठिए को हटाया जा रहा है, एक घुसपैठिए को हटाया जा रहा है। बादल देवनाथ, तुम्हारी तृणमूल कांग्रेस तो घुसपैठियों को वोटर बना रही थी, तुम्हारी तृणमूल कांग्रेस तो घुसपैठियों को वोटर बना रही थी। खातून करके नेता, तुम्हारी तो पंचायत की लीडर जो है वो खुद एक बांग्लादेशी पाई गई थी, जिसका चुनाव रद्द हो गया था। क्या बात कर रहे हो? एक एक करके बादल देवनाथ जी रुकिए ना, रुकिए। आपको दिक्कत है अगर घुसपैठिए निकाले जाए यहाँ सर? आपको दिक्कत है? नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं मैडम। तो फिर घुसपैठिए जो लोग बाहर से आते हैं उसको बाहर निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन जो हिंदू का बात कर रहे हैं, यहाँ से तो 1 करोड़ 2 करोड़ मुतवा संप्रदाय हिंदू जो है, नमस्कार है, उन लोगों का नाम बात जाएगा। इन लोगों को कोई नहीं हटेगा। पता है। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, एक सेकंड रुकिए। अभी आप नहीं रुकिए बादल देवनाथ जी, अभी आपने लगभग 40 सेकंड पहले, सुनिए बादल देवनाथ जी, सुनते नहीं आप तो, एक तो सुनिए पहले। अभी 40 सेकंड पहले आपने कहा कि कितना परसेंट हो चुका है? 98% हो चुका है। अगर निकलना था तो 1 करोड़ नाम निकल जाना चाहिए था लोगों का। अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदू लोगों का नाम निकल जाएगा, वो 2% में। सुनिए ना, इन लोगों का नाम 2002 लिस्ट में नहीं है। 2002 का जो लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन जारी किया, 2002 का लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है। मुतवा संबोधन, नमोसत्र नाम नहीं है। ये जो लोग गेम खेला था, अरे भाई बंगाल में, वो गेम उल्टा हो गया। बादल देवनाथ जी रुकिए, उनको नागरिकता मिली हुई है ना, नागरिकता का पन्ना दिखाएंगे तो उसके बाद अभी लिस्ट नहीं निकला। 11 तारीख को निकलेगा। 7 दिन सुप्रीम कोर्ट ने और टाइम दिया है। इलेक्शन कमीशन में 7 दिन टाइम दिया। खुद ही जवाब दिए चले जा रहे हैं आप, खुद ही जवाब दे रहे हैं और खुद ही सवाल कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड और बाकी सारे लोग बाद में। अभी पंकज जी ने जो बात, रुकिए बादल देवनाथ जी रुकिए, आप बहुत ज्यादा आतुर भी दिखाई दे रहे हैं और घबराए हुए भी दिख रहे हैं। किस बात की घबराहट, मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप भंडारी, किस बात की घबराहट? रूबिका जी, इनको घबराहट इस बात की है कि जो एक आदमी को इन्होंने 4 वोटर आईडी कार्ड दिए, 4 आधार कार्ड दिए, जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करी, वो सब इनकी दुकान बंद होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस की नेता है लवली खातून, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो इनके चक्कर में ग्राम प्रधान बन गई और उसका चुनाव जो है रद्द हो गया। उसका चुनाव जी रुकिए ना भैया, बोलने दीजिए ना एक बार, प्रदीप भंडारी बोले उसके बाद। यहाँ पर सर चिल्पो ठीक नहीं लगती, आराम से बात कीजिए ना, इत्मीनान से। चिल्पो नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। प्रदीप भंडारी।
रूबिका जी, इन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस ने 4-4, 5-5 वोटर आईडी कार्ड घुसपैठियों को दिए हैं, वो एसआईआर के बाद बंद हो जाएगा। मथुआ समाज को ऑलरेडी सीए के तहत सिटीजनशिप दे दी गई है। एक भी मथुआ समाज जो है उसको उसकी नागरिकता के साथ कोई खतरा नहीं है एसआईआर की एक्सरसाइज में। इनको दिक्कत यह है कि इनकी नेता है लवली खातून, जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसका चुनाव रद्द हो गया क्योंकि उस पाया गया कि वो बांग्लादेश की नागरिक होकर हिंदुस्तान का चुनाव लड़ ली। ये सब दुकान तृणमूल कांग्रेस की बंद हो जाएगी, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। आप ये इनकी 20 असली सेकंड पीड़ा में ये है। बादल देवनाथ जल्दी जवाब दीजिए, और उसके बाद अजीज खान साहब, पंकज जी और हर्षवर्धन जी। मैडम, हाँ जी, मैडम, हाँ जी। ममता जी ने खुद एक सभा में कहा, बंगाल के वोटर लिस्ट में 2021 में, 2024 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा का नाम बंगाल में, पंजाब, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट में है, जो यहाँ पर नहीं रहते। तो इलेक्शन कमीशन का नाम घुसा है बंगाल के वोटर लिस्ट में बैठ गया। भाजपा के लोग कहाँ से, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट में था। समझे आप? अरे इन लोगों का जो प्लान दिया था, वो प्लान तो उल्टा हो गया। बादल देवनाथ जी के मत एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी एक बहुत बड़ी बात, अभी बहुत बड़ा आरोप प्रदीप भंडारी ने आप पर लगाया। प्रदीप भंडारी, फिर उस खातून का नाम बताइए, क्या? लवली खातून। 1 जनवरी 2025 इसका चुनाव रद्द हो गया था। ग्राम प्रधान का चुनाव ये जीती थी, फिर बाद में पता चला ये बांग्लादेश की नागरिक है, इसका चुनाव तक रद्द हो गया था। ये बांग्लादेश बादल की बेटिया देवनाथ है। जी, ये खातून जी कहाँ से आ गई? हाई कोर्ट ने इसका चुनाव रद्द कर दिया था। मैडम, हाँ। बॉर्डर किसके पास है? मैडम, बॉर्डर किसके पास है? बादल देवनाथ जी, इस तरह की बातें मत कीजिएगा, इस तरह की बातें मत कीजिए। क्या टीएमसी के टिकट पर ये खातून चुनाव लड़ रही थी, हाँ या ना? इसका जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। एकदम एक बार इत्मीनान धरिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो खातून आपकी टिकट से कोई प्रधान का चुनाव लड़ रही थी, ये बांग्लादेशी थी कि नहीं? हाई कोर्ट ने इसका कैंडिडेचर कैंसिल किया था कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल मैडम, उससे पहले आपको जवाब देना पड़ेगा, इस प्रदीप भंडारी का जवाब देना पड़ेगा। ये बांग्लादेश से कैसे आया? बीएसएफ क्या कर रहा था? तो बांग्लादेश से ये लोग आते हैं और उसके बाद आप अपनी टिकट पर इनको चुनाव लड़वाते हैं। सर, कोई शर्म जिंदा है आप लोगों में? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कह रही हूँ कैंडिडेचर कैसे मिल गया? मैं कह रही हूँ कैसे ये खातून आपके पार्टी से चुनाव लड़ लेती है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपकी पार्टी जिसे आप पसंद करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। आप केस कीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप प्रदीप भंडारी पर केस कीजिए। मैं कह रही हूँ प्रदीप भंडारी पर डेफिनेशन केस कीजिए, अगर ये झूठे हैं तो। प्रदीप भंडारी, रूबिका जी, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। रूबिका जी, इसने एक फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट तक बनाया था। एक एक करके बादल देवनाथ जी रुकिए, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। हाँ, उसका नाम बांग्लादेश, इनको कुछ पता ही नहीं है। इसने एक फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट तक बनवाया था। इसके बाद जाके इसकी खुद की पार्टी ने इस पे ऊपर इंक्वायरी तक कर दी थी। ये भी स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, क्या ये जो खातून है, वापस से कहूंगा, हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ये मामला गया था, लवली खातून है। अगर मुझे गलत प्रूफ कर दे तो मैं जो है ओपनली शो पे माफी मांग लूंगा, पर अगर मैं सही हूं तो तृणमूल कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि उसके टिकट पे एक बांग्लादेशी नागरिक ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसपे तृणमूल कांग्रेस ने खुद ने इंक्वायरी बैठाई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। वक्त की मेरे पास कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर बादल देवनाथ जी समझिए, वोट बैंक करते रह जाएंगे तो जिसका असली हक है वो भी बेचारा माजूर हो जाएगा उस चीज से। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शुक्रिया।